बच्चों, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइट्रेशन का कंसेप्ट सिखाया था। आज उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बोला गया 10 ml ऑफ KMnO4 इज टाइट्रेटेड विथ सेमी मोलर ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट एंड पॉइंट इज फाउंड टू बी 15 ml। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एनालाइट। देखिए, क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है ये सब टाइट्रेशन का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बोला गया KMnO4 का 10 ml लिया गया और इसको टाइट्रेट किया गया है ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2C2O4। यहां पर जो ऑक्जेलिक एसिड है वो सेमी मोलर कहा गया। सेमी मोलर, सेमी मतलब होता है 1/2। तो यहां पर ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी कितनी हो गई है? 1/2। सेमी मोलर ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट एंड पॉइंट इज फाउंड टू बी 15 ml। ऑक्जेलिक एसिड का एंड पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? 15 ml है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एनालाइट। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एनालाइट मतलब कि इसकी मोलरिटी आपको बतानी है। सबसे पहले यहां पर हम लोगों को वैलेंसी फेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होगा मैग्नीज 2+ में एसिडिक मीडियम के अंदर और ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां से वैलेंसी फेटर मिल जाएगा। मैग्नीज यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, 5 का चेंज और एक ही मैग्नीज है, तो यहां पर इसका वैलेंसी फेटर हो चुका है 5। यहां आएंगे तो कार्बन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में गया, 1 का चेंज है लेकिन 2 कार्बन है तो ओवरऑल चेंज 2 का आएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फेटर हो गया 2। बस वैलेंसी फेटर पता चल गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी खतरनाक बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर ml में वॉल्यूम दिया गया तो आप लिखेंगे यहां पर कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पर मोलरिटी दिया है तो लिखेंगे यहां पर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू वैलेंसी फैक्टर। ऐसा करने से मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा KMnO4 का। ये KMnO4 के लिए पूरी कहानी हो गई। और दूसरी तरफ लिखेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू वैलेंसी फैक्टर। किसके लिए? ऑक्जेलिक एसिड के लिए। अब इसके बाद यहां पर डेटा पुट कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मोलरिटी कितना दिया गया है यहां पर? KMnO4 का 10 ml। तो मोलरिटी हो गया, सॉरी मोलरिटी इसका फाइंड आउट करना है तो मोलरिटी अननोन हो गया। वॉल्यूम कितना दिया है? 10 ml और KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर हमने सॉल्व किया 5 आया। दिस इज इक्वल टू ऑक्जेलिक एसिड का मोलरिटी कितना है? 1/2। वॉल्यूम कितना? 15 ml और ऑक्जेलिक एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर सॉल्व किया था, कितना आया था? 2। ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना था? 2। हमने पूरा डेटा रख दिया। कुल मिला के टाइट्रेशन से डरना नहीं है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो आपने सीखा उसको अप्लाई करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 15/5 3 हो जाएगा, 3/10 0.3। तो यहां से मोलरिटी का वैल्यू आ गया कितना? 0.3। ये हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म आया सेमी मोलर। इस तरीके के और भी टर्म्स आ सकते हैं, जैसे बोला जाए सेमी मोलर बोले, सेमी नॉर्मल बोले, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ। जैसे सेमी मोलर बोला, इसका मतलब हो गया कि m/2 सोल्यूशन है, या फिर कह सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू 1/2 है। ऐसे ही नाम आता है, जैसे बोला जाए डेसी मोलर। डेसी मतलब होता है 1/10। तो यहां पर इसका मतलब है मोलर बोला तो मतलब मोलरिटी जो है m/10 है, या फिर आप कह सकते हैं मोलरिटी का वैल्यू 1/10 आएगा। इसी तरीके से नाम आता है पेंटीमोलर। पेंटी मतलब होता है 5, तो पेंटीमोलर मतलब हुआ m/5। तो m/5
या फिर आप बोल सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू 1/5। और इसी तरीके से नाम आएगा सेंटीमोलर। सेंटीमोलर, सेंटी मतलब होता है 100, यहां पर m/100, m/100, या फिर कह सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू 1/100। ये यहां पर कुछ टर्म्स है जो जनरली एग्जाम क्वेश्चंस में यूज होता है। सेमी मतलब होता है हाफ, आधा, डेसी मतलब 1/10, पेंटी मतलब 1/5 और सेंटी मतलब 1/10। यहाँ मोलर बोला इसलिए मोलरिटी लिखा, नॉर्मल बोला होता सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, तो हम नॉर्मेलिटी लिखते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, सीधा सीधा इक्विवेलेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और जितना दिखाई दे रहा है उतना सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना है ये आप जानते हैं, वीडियो पॉज करके नोट करिए। उसके बाद ये नोट करिए और अब लास्ट में ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर बोला गया, इस क्वेश्चन में रीड करिए क्वेश्चन को। बोला गया 20 ml फेरस ऑक्सलेट इज टाइट्रेटेड विथ 0.3 नॉर्मल KMnO4 solution. Volume of titrant at end point is found to be 10 ml. Calculate molarity and normality of ferrous oxalate or titrate or analyte. देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। सॉल्यूशन क्या क्या लिया गया उसको लिखिए आप पहले। फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट क्या हो जाएगा FeC2O4, इसको रिएक्शन कराया गया किसके साथ, KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ। इस KMnO4 का नॉर्मेलिटी दिया गया है 0.3। फेरस ऑक्सलेट का वॉल्यूम दिया गया है कितना, 20 ml। फेरस ऑक्सलेट का वॉल्यूम दिया गया है 20 ml। आगे देखिए बोला गया है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एट एंड पॉइंट इज फाउंड टू बी 10 ml। टाइट्रेंट, टाइट्रेंट कौन होता है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन होता है, जिसका की कंसंट्रेशन नोन होता है। तो टाइट्रेंट का मतलब हुआ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं KMnO4 का कंसंट्रेशन नोन है, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेंट होगा। इसका वॉल्यूम दिया गया 10 ml। और सीधी सी बात है फेरस ऑक्सलेट का वॉल्यूम दिया है तो जो दूसरा गिवन वॉल्यूम होगा वो KMnO4 का ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ फेरस ऑक्सलेट, इसका मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आपको, इसका नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आपको बताना है। नॉर्मेलिटी बताना है और मोलरिटी बताना है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रिएक्शन कंप्लीट करके वैलेंसी फेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा मैग्नीज 2+ में, और फेरस ऑक्सलेट में बैठे हुए Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, और ऑक्सलेट आयन में बैठे हुए कार्बन +3 को कार्बन +4 मतलब कि CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। तो फेरस ऑक्सलेट का Fe+2 से +3 में और कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। बदले में KMnO4 यहाँ पर रिड्यूस हो गया Mn2+ में। अगर कुछ नहीं बोला गया तो एसिडिक मीडियम के हिसाब से काम करेंगे। वैलेंसी फेटर लिखते हैं Fe+2 से +3 में गया 1 का इंक्रीज, कार्बन +2 से +3 में गया 1 का इंक्रीज, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है तो कार्बन के लिए 2 का इंक्रीज और Fe के लिए 1 का, ओवरऑल 3 का इंक्रीज हुआ। तो इस FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट का वैलेंसी फेटर आ गया 3। KMnO4 देखिए ध्यान से, मैग्नीज +7 से +2 में गया, 5 का डिक्रीज या 5 का चेंज और एक ही मैग्नीज है, तो यहाँ पर इस KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर हो गया 5। अब इसके बाद आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा दीजिए। टाइट्रेशन का कंसेप्ट है, क्या है उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ml में दिया तो मिली इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट मतलब FeC2O4
इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। जरा ध्यान से देखिए, यहां नॉर्मेलिटी दिया, इधर नॉर्मेलिटी पूछा, तो मेरे लिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट ही होता है, तो हम लोग सीधा यहां लिख देंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। इधर जो डेटा यूज करेंगे वो किसका होगा, यहां पर यूज किया जाने वाला डेटा फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4 का होगा, और यहां पर यूज होने वाला डेटा किसका होगा, KMnO4 का होगा। अगर नॉर्मेलिटी की जगह में मोलरिटी हो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml क्या देता है, मिली मोल देता है, उसको वैलेंसी फेटर से मल्टीप्लाई करने पर मिली इक्विवेलेंट मिलता है। डेटा पुट कर देते हैं, देखिए वॉल्यूम 20 ml है यहां पर, ठीक है, डेटा पुट करते हैं। फेरस ऑक्जेलेट का नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इसका 20 ml है, इज इक्वल टू, यहां देखिए नॉर्मेलिटी इसका 0.3 है और वॉल्यूम कितना है 10 ml है। यहां से फेरस ऑक्जेलेट का नॉर्मेलिटी आ जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ फेरस ऑक्जेलेट मतलब कि FeC2O4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 10/20, यहाँ 2 आएगा, 0.3/2 0.15, ये इसका नॉर्मेलिटी आ गया। आपसे मोलरिटी भी पूछा है, तो हम सबको पहले से पता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इसके बाद हम लोग डेटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी का वैल्यू सॉल्व किया तो अभी 0.15 आया, और वैलेंसी फैक्टर फेरस ऑक्जेलेट का हमने सॉल्व किया है, कितना था वैलेंसी फैक्टर फेरस ऑक्जेलेट का 3, यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, यहां मोलरिटी आ जाएगा 0.05। ये देखिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट में मोलरिटी पूछा था, तो आंसर की बात करें, मोलरिटी आ गया 0.05 और नॉर्मेलिटी आ गया 0.15। अब इस क्वेश्चन में सोचिए कि टाइट्रेशन जो दिया गया नाम, इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। जो आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीखा है, जो समझा है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए ठीक है, जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नोट करिए वीडियो पॉज करके, और जितना सोल्यूशन दिख रहा है वो भी नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन और जितना सोल्यूशन दिखाई दे रहा है उतना नोट करिए। उसके आगे ये नोट करिए, अब इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया 20 ml H2SO4 इज टाइट्रेटेड विथ 0.2 मोलर NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ HPH इंडिकेटर। HPH मतलब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। कलर चेंज इन HPH मीन्स फिनोप्थिलीन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 15 ml ऑफ NaOH इज एडेड इन एनालाइट सोल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4। फिर से वही बात कहूंगा, टाइट्रेशन का कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट सॉल्व करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो खेल पूरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट का है। इसीलिए मैंने आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट बहुत डिटेल से समझाया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर किसी बच्चे को इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है तो उसके लिए टाइट्रेशन मजाक की बात है, टाइम पास की बात है। देखिए H2SO4 का रिएक्शन कराया गया है किसके साथ, NaOH के साथ। कुछ नहीं बोला तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। H2SO4 2 H+ देता है और NaOH 1 OH- देता है। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर इसका 2 NaOH लगेगा। वैलेंसी फैक्टर की बात करें, H2SO4 एसिड है, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड है, इसने 2 H+ दिए, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 2। NaOH का एक मॉलिक्यूल 1 OH- देगा,
इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। भाई हम क्या जानते हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर रेडॉक्स रिएक्शन ना हो तब की बात हो रही है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर होगा कितने, उसके पास रिप्लेसेबल H+ वो दे सकता है उस रिएक्शन के अंदर। जैसे इस रिएक्शन में H2SO4 2H+ दे रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2। और इसी तरीके से बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितने OH- दे रहा होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। यहाँ NaOH 1 OH- दे रहा है। डेटा लिखते हैं। H2SO4 के बारे में बोला गया कि इसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml है। वॉल्यूम कितना है, 20 ml है। NaOH कितना है, 0.2 मोलर है। NaOH 0.2 मोलर है। इस इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोक्सिलिन इंडिकेटर कलर चेंज इन HPH इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 15 ml ऑफ NaOH इज एडेड। NaOH का वॉल्यूम कितना है, 15 ml है। पूछा गया है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 सोल्यूशन का मोलरिटी बताइए, ये आपको वैल्यू बताना है। अब आप फिर से वही बात मैं कहूंगा, आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट जानते हैं, इतना लिख लीजिए। कभी भी क्वेश्चन है तो ऐसे रिएक्शन के साथ डेटा जरूर लिख लीजिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ वॉल्यूम ml में दिया है तो हम मिली इक्विवेलेंट की तरफ भागेंगे। हम लोग बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे, इसका मोलरिटी हमको फाइंड आउट करना है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ऐसा करने से मिली मोल आएगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये H2SO4 का डेटा हो गया, इज इक्वल टू यहाँ मोलरिटी पता नहीं, इसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर। देखिए फिर से बोलता हूं, पुरानी कंसेप्ट है मिली इक्विवेलेंट का, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल हुआ, मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट हो गया। यहां पर ये डेटा किसका होना चाहिए, NaOH का होना चाहिए। बस हो गया। अब डेटा पुट करिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर H2SO4 का मोलरिटी पूछा गया है, m लिख देते हैं। इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 20 ml। H2SO4 2H+ दे रहा है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर इसका 2 इक्वल टू NaOH का मोलरिटी दिया गया है 0.2, वॉल्यूम कितना आया 15 ml, और NaOH 1 OH- देगा, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1। अब ये डेटा रखने के बाद सिर्फ क्या बचा आपके पास, कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट, देखिए 15 है और ये 2 है, 2 और 0.2 कैंसिल होकर के कितना बचेगा हमारे पास, 0.1 और 15 1.5, 1.5 बाई 20 0.75 बाई 10, तो 0.075 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.075, ये आ गया मोलरिटी ऑफ H2SO4। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए। इस क्वेश्चन में आपने टाइट्रेशन का कंसेप्ट तो दिया गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का है। टाइट्रेशन के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, और जितना सोल्यूशन दे रहा है दिखाई दे रहा है वो भी नोट करिए। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन और सोल्यूशन नोट करना है। अब ये नोट कर लीजिए इसी के आगे रिमेनिंग पार्ट, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया W ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ NaOH solution. 10 ml of this solution is titrated with 0.4 m H2SO4 solution and volume of H2SO4 solution at end point is found to be 20 ml. Calculate W. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन टाइट्रेशन का और इक्विवेलेंट कंसेप्ट का, बहुत ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन यहां पर बोला गया है कि NaOH का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। यहां पर ध्यान से कंसेप्ट सीखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि खतरनाक नहीं है। यहां एक NaOH का 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। ये 100 ml
NaOH सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में बोला गया कि W ग्राम क्या है NaOH पड़ा हुआ है, इस सॉल्यूशन में W ग्राम NaOH पड़ा हुआ है। फिर बोला गया है कि 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ 0.4 मोलर H2SO4, मतलब इस सॉल्यूशन में से NaOH का सॉल्यूशन जो निकाला गया कितना 10 ml, V इज इक्वल टू 10 ml निकाल लिया गया और इसको टाइट्रेट कर दिया गया H2SO4 के साथ, इसको टाइट्रेट कर दिया गया H2SO4 के साथ। एसिड बेस रिएक्शन होगा, NaOH प्लस H2SO4 क्या बनेगा यहाँ पर Na2SO4 और H2O रिलीज होता और पानी बनेगा, तो ये बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं 2 NaOH हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 H2O हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 2 H प्लस देगा इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2, NaOH एक OH माइनस देगा इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1। वैलेंसी फैक्टर का डेटा लिख लिया। आगे बोला गया H2SO4 जो है इसकी मोलरिटी दे दी गई है कितना 0.4 मोलर और बोला गया है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन एट एंड पॉइंट, H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम एंड पॉइंट पर कितना है 20 ml है। और फिर बोला है कि ये जो अपना NaOH सॉल्यूशन था पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसमें NaOH का कितना ग्राम था, बोला गया कैलकुलेट W। तो पहले तो आप यहाँ इसकी मोलरिटी निकाल लीजिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर जितनी मोलरिटी है, जितनी मोलरिटी यहाँ पर है सॉल्यूशन निकालने का मोलरिटी उतनी ही रहेगी। किसी भी सॉल्यूशन में से जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उससे निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन था उसमें से 10 ml हमने निकाल लिया तो इस 10 ml की मोलरिटी वही रहेगी जो पहले 100 ml की थी, मोलरिटी चेंज नहीं होगी। जब मैंने आपको टाइट्रेशन बताया था तो मैंने क्या बताया था कि जैसे HCl का सॉल्यूशन दिया गया उस HCl सॉल्यूशन में से हम कुछ वॉल्यूम सॉल्यूशन HCl का निकाल लेंगे और उसका टाइट्रेशन करेंगे। तो जो हमने कुछ वॉल्यूम निकाला उसकी जो मोलरिटी आई वही ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी रही होगी। मतलब क्या हुआ, किसी सॉल्यूशन में से जब आप वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो गिवन जो वॉल्यूम आपने बाहर निकाला, जो वॉल्यूम पहले बच गया और या फिर जो पहले था उन सब की मोलरिटी सेम रहती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे मोलरिटी या फिर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म यूज कर सकते हैं, बट यहाँ मोलरिटी दिया इसलिए मैं मोलरिटी लिख रहा हूं। मोलरिटी remains unchanged during extraction. Molarity remains unchanged during extraction. जब हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया तो मोलरिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पर मोलरिटी m है, यहाँ पर एज्यूम कर लूँ कि m मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पर मोलरिटी मान लीजिए M1 एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर मोलरिटी M1 एज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी मोलरिटी M1 ही रहेगी, मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस NaOH सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं जितना इसका मिली इक्विवेलेंट उतना H2SO4 का, तो हम लोग लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is equal to milli equivalent of H2SO4। लेकिन यहाँ मोलरिटी दिया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर मोलरिटी, इसका मोलरिटी M1 लिखा गया है तो M1, चलिए मान लीजिए इसकी मोलरिटी को मैं M2 एज्यूम कर लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस बात से। इसकी मोलरिटी को एज्यूम कर लेता हूँ मैं M2, कितना था इसकी मोलरिटी H2SO4 का 0.4। वॉल्यूम को मैं यहाँ V2 एज्यूम कर लेता हूँ, इसके वॉल्यूम को V1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी मोलरिटी को मैंने M1 एज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी NaOH की मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 इंटू इट्स वैलेंसी फैक्टर, NaOH का वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू H2SO4 की मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4। ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट है जो हम पहले से जानते हैं। डेटा इसकी मोलरिटी हमको पता नहीं तो M1 ही रहने देते हैं। इसका वॉल्यूम कितना है 10 ml, जो एक्सट्रैक्ट किया है वो वॉल्यूम कितना है 10 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर NaOH का कितना 1, मैं एक OH माइनस देगा। H2SO4 के लिए मोलरिटी का वैल्यू कितना दिया है
0.4 इंटू वॉल्यूम कितना है 20 ml और H2SO4 2H प्लस देगा, सॉरी NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 इसलिए है क्योंकि ये एक OH माइनस देगा, बेस है ना, एक OH माइनस देगा इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 और H2SO4 2H प्लस देगा इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2। ये लिख दिया यहाँ पर। यहाँ से हम M1 का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। M1 कितना आ गया 20/10, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इंटू 4 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा 1.6। अब एक बात सोचिए, ये 1.6 मोलैरिटी किसकी है? दिस इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। सर कौन सा NaOH सॉल्यूशन? जो हमने यहाँ पर 10 ml बाहर निकाला उसका, या जो पहले था 100 ml उसका? सर दोनों का। ये हो गया NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई। लेकिन हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कितने ml को लेके किया था? 10 ml को लेके किया था, इसलिए हमने 10 ml के अकॉर्डिंग डेटा पुट किया। लेकिन मोलैरिटी तो एक्चुअल में किसकी है? ओरिजिनल सोल्यूशन जितनी मोलैरिटी रखता था वही 10 ml रखेगा। मैंने क्या बोला कि किसी सोल्यूशन में से अगर आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए, 100 ml NaOH सोल्यूशन है, एज्यूम करिए 100 ml NaOH सोल्यूशन है, इसमें से मैंने ये 10 ml निकाल लिया या 10 ml सोल्यूशन निकाल लिया, तो इस 10 ml की मोलैरिटी उतनी ही रहेगी जितना इस रिमेनिंग सोल्यूशन की होगी, या फिर जितना पहले रही होगी उतनी ही मोलैरिटी रहेगी। तो या कंसंट्रेशन टर्म कोई और होता, नॉर्मेलिटी होता, तो उसका भी वही वैल्यू रहता। अब इससे क्या होगा, हमको मास निकालना है, W का वैल्यू निकालना था, तो हम लोग यहाँ पर इसके आगे कैसे सॉल्व कर लेंगे? हमको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में रखा तो ऊपर 1000। मोलैरिटी कितना आया है? 1.6 आया है। 1.6 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं, मोलर मास H2SO4 का 40, सॉरी NaOH का मोलर मास 40, NaOH का मोलर मास 40। अब आप जो मास पता करना चाहते हो W ग्राम, वो किस में है, कितने ml सोल्यूशन में है? तो जरा फिर से क्वेश्चन में जाते हैं। ये यहाँ पर जो W ग्राम NaOH है वो 100 ml सोल्यूशन में है। W ग्राम जो NaOH है वो किसमें? 100 ml सोल्यूशन में है। तो यहाँ पर हम कितना वॉल्यूम रखना चाहेंगे? हम यहाँ पर वॉल्यूम रखना चाहेंगे 100, तो 100 रख देते हैं, इंटू कितना 1000। ये 3 0 3 0 कैंसिल, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर NaOH का मास आ जाएगा 1.6 इंटू 4, 6.4 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डरना मना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं डरना। बहुत से लोग घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देख करके। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि भाई यहाँ पर NaOH का पहले 100 ml सोल्यूशन लिया गया था। 100 ml सोल्यूशन के लिए 100 ml सोल्यूशन के लिए जो मोलैरिटी होगा वही मोलैरिटी बाद वाले सोल्यूशन का भी होगा। तो 100 ml सोल्यूशन की मोलैरिटी मान लिया हमने कितना है, M1 है। यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, M1 है। इसमें से 10 ml निकाला तो उसकी मोलैरिटी भी M1 ही होगी। तो जरा देखिए, हमने यहाँ पर बाहर निकाले गए 10 ml के लिए भी मोलैरिटी M1 ही लिया है। बस हो गया, इसके बाद तो फिर कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट निकालिए, यहाँ से M1 का वैल्यू आ जाएगा। इस M1 का मोलैरिटी के वैल्यू को 100 ml सोल्यूशन के लिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर NaOH का मास आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, जितना दिखाई दे रहा है उतना नोट करिए पहले। जितना दिख रहा है उतना नोट करिए, उसके बाद ये नोट कर लीजिए कैलकुलेशन। ये नोट करिए लास्ट में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर बोला गया मोलर मास ऑफ Na2CO3.XH2O इज 178 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट x। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया है, इस क्वेश्चन का पर्पज है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आना जरूरी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोला गया मोलर मास ऑफ Na2CO3.XH2O इज 178 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट x। कैलकुलेट x, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया गया। तो सीधी इसका मोलर मास पता है, इसमें ये x अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ Na2CO3.XH2O इज इक्वल टू कितना, 178 ग्राम पर मोल। ये हो गया 178 ग्राम पर मोल। इसमें हमको x का वैल्यू पता करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 सोडियम है, सोडियम का मोलर मास 23, तो 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा 46, प्लस 1 कार्बन है तो कितना 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो कितना 16 इंटू 3 48, प्लस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पता नहीं कितना x, रहने देंगे x, और H2O के लिए कितना हो जाएगा 18, तो लिख देंगे प्लस 18x, और ये टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए 178 होना चाहिए। अब जरा इसको देखते हैं, 48 प्लस 12 60 हो गया, 60 प्लस 46 60 प्लस 106 हो गया, 106 प्लस 18x इज इक्वल टू 178। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से 18x इज इक्वल टू 178 माइनस 106 कितना आ जाएगा 72, तो 72 बाई 18 x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यहां से x का वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप खुद ही समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खतरनाक बात नहीं है ऐसी कि डरा जाए। मोलर मास दिया था, x अननोन था, इंडिविजुअल के मोलर मासेस को सम करते गए, H2O के लिए 18 और XH2O है तो 18x, इक्वेट कर दिया, x का वैल्यू आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का पर्पज क्या है वो हम लोग अगले क्वेश्चन में सीखेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को सिखाने के लिए मैंने आपको अभी पीछे एक क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देता हूं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इसमें बोला गया 0.7 ग्राम Na2CO3.XH2O is dissolved in water to prepare 100 ml of Na2CO3 solution। आगे बोला गया 20 ml of this solution is titrated with 0.1 normal HCl. Volume of HCl solution which is consumed at end point is 19.8 ml. Find x। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर बोला गया कि एक 100 ml सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया, 100 ml सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया, 100 ml सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया, जिसमें 0.7 ग्राम Na2CO3.XH2O पड़ा हुआ है टू डिजॉल्व Na2CO सोल्यूशन। अब इसमें से बोला गया इस सोल्यूशन में से 20 ml बाहर निकाल लिया, तो Na2CO3.XH2O इस सोल्यूशन का 20 ml एज्यूम कर लेते हैं कि इस 20 ml के लिए वॉल्यूम है V1, यहां पर निकाल लिया गया कितना 20 ml। यहां पर ये जो Na2CO3 सोल्यूशन था, लेट इसकी मोलरिटी एज्यूम कर लेते हैं M1 है। तभी आपने पीछे कंसेप्ट सीखा और वो आपको पहले से भी बताया जा चुका है, वो कंसेप्ट आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर इस सोल्यूशन में से 20 ml मैंने बाहर निकाल लिया तो इसकी मोलरिटी कितनी रहेगी, सर M1 ही रहेगी। इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी M1, जितनी मोलरिटी थी उतनी ही मोलरिटी M1 रहेगी। कोई पूछा ऐसा क्यों?
तो आप बोलेंगे मोलैरिटी remains unchanged during extraction. मोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ये आप यहां पर लॉजिक बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूं प्रॉपरली, मोलैरिटी remains unchanged during extraction। तो यहां पर मोलैरिटी आपने कितना एज्यूम किया था, M1, तो यहां पर भी मोलैरिटी कितना रहेगा, M1 ही रहेगा। इसको ट्रीट किया गया, इसको रिएक्शन कराया गया HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा यहां पर NaCl प्लस H2CO3 जो टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। वैलेंसी फेटर का मेन काम है यहां पर, HCl एसिड है, रेडॉक्स रिएक्शन तो है नहीं, तो एसिड के लिए क्या देखोगे, कितने H प्लस दिया, तो HCl ने 1 H प्लस दिया, जिसका वैलेंसी फेटर 1। Na2CO3 सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या देखोगे, टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव। यहां पर टोटल पॉजिटिव देखेंगे 2 आएगा, या टोटल निगेटिव देखेंगे तो भी 2 आएगा, जिसका वैलेंसी फेटर हो जाएगा 2। मेन है वैलेंसी फेटर का कंसेप्ट। HCl के बारे में क्या बोला गया, इसके लिए नॉर्मेलिटी दे दिया गया, HCl के लिए नॉर्मेलिटी दे दिया गया, ठीक है। कितना दे दिया गया, नॉर्मेलिटी को N2 लिख देते हैं, मान लो कितना 0.1, और इसका वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ 9.8 ml। अब जरा सोचिए, इधर का मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, इधर का मोलैरिटी पता कर लेंगे, इधर मोलैरिटी अननोन है, वॉल्यूम नोन है, इधर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों नोन है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देंगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों की इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट, सर मिली इक्विवेलेंट क्यों, वॉल्यूम ml में है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3.XH2O इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। सीधा सीधा इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाइए जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पर इसकी मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी M1, वॉल्यूम कितना 20 ml, और Na2CO3.XH2 का वैलेंसी फैक्टर 2 इक्वल टू, इसके लिए नॉर्मेलिटी यहां नॉर्मेलिटी दिया ना, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको समझ में आ जाए। यहां पे मोलैरिटी दिया गया है, तो मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1 ml में है, इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू, इसके लिए नॉर्मेलिटी दिया, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। यहां वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मिली मोल होता है। वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिली इक्विवेलेंट बनता है। चलिए आगे लिखते हैं, इसका मोलैरिटी M1, वॉल्यूम 20 ml, Na2CO3.XH2 का वैलेंसी फैक्टर 2 इक्वल टू, इसका नॉर्मेलिटी कितना दिया है 0.1, इसका नॉर्मेलिटी 0.1 और वॉल्यूम 19.8 ml। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर देते हैं। यहां से मोलैरिटी आ गया, कितना हो जाएगा मोलैरिटी 0.1 इंटू 19.8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2 कितना 40, ये मोलैरिटी आ गया। ये मोलैरिटी किसका आया, ये मोलैरिटी आया Na2CO3.XH2O का। मोलैरिटी ऑफ Na2CO3.XH2O सॉल्यूशन। अपना काम अभी नहीं हुआ है, हमसे x का वैल्यू पूछा था। तो पिछले क्वेश्चन से हम सीख चुके हैं कि अगर हमें इसका मोलर मास पता चल जाए, जैसे मोलर मास यहाँ दिया गया था, तो इस x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। मोलैरिटी पता है, क्या आप मोलर मास निकाल सकते हैं? आपको मोलैरिटी पता है तो क्या आप मोलर मास निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मोलैरिटी हमने सॉल्व कर लिया।
बात आता है कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन था वो तो 100 ml का था, तो उस 100 ml सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? सर यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट किया गया था, सर यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसमें से बाहर निकाला गया था, तो मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी मोलैरिटी कितनी रहेगी? जितनी पहले थी m1 ही रहेगी। मोलैरिटी इसकी कितनी रहेगी? m1 ही रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, m1 ही रहेगी। 100 ml सोल्यूशन है और इसका मास 0.7 ग्राम है। मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम और मास रख देंगे, मोलैरिटी का वैल्यू पता है तो मोलर मास मिल जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोलर मास निकालने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे इसके आगे मोलैरिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर ml में आपने लिया तो ऊपर कितना 1000, तो यहाँ से मोलर मास का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास चाहिए ना, मोलर मास इधर चला जाएगा, ये मोलैरिटी नीचे आ जाएगा। मोलैरिटी इंटू VmL, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मोलर मास इज इक्वल टू, मास कितना लिया था? कितना था मास? 0.7 ग्राम। मास कितना लिया था? 0.7 ग्राम। 0.7 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी कितना आया था? मोलैरिटी कितना आया था? 0.1 इंटू 19.8 बाई 40, 0.1 इंटू 19.8 और 40 ऊपर चला गया। और वॉल्यूम कितना था? 100 ml। एक्सट्रैक्ट किया था 20 ml, लेकिन ओरिजिनल वॉल्यूम तो 100 ml था ना, जिसमें कि 0.7 ग्राम सॉल्ट पड़ा था। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा? ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 0.7 इंटू 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 19.8, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 19.8 को अप्रॉक्सीमेट 20 ले लेते हैं तो 40/22 हो जाएगा। 7 इंटू 14 इंटू 140 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 140 ग्राम पर मोल। अब आप सोचिए, आपको मोलर मास मिल गया, किसका मोलर मास मिल गया? Na2CO3.XH2O का। तो x का वैल्यू नहीं पता कर लोगे क्या? सर पता कर लेंगे। तब आप क्या लिख देंगे? जरा ध्यान से देखिए, आप लिख देंगे 140 इज इक्वल टू 2 सोडियम 46, 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, XH2O तो 18x, एक H2 के लिए 18 मोलर मास होगा। 18x हो गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 106, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया अप्रॉक्सीमेटली 140 आया है, तो 106 आ गया। ये 140 में से 106 माइनस कर दीजिए, तो 40 में से 106 गया तो 34। 18x इज अप्रॉक्सीमेटली 34, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 36 होना चाहिए, तो x इज अप्रॉक्सीमेटली 2। x तो इंटीजर होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर टिक कर देंगे 2। ये कैलकुलेशन हमने अप्रॉक्स किया है, तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ खतरनाक कंसेप्ट नहीं, डरना बिल्कुल मना है। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि जब आपने एक्सट्रैक्शन किया तो एक्सट्रैक्शन करने के बाद मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बाकी तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है ना। तो यहां से आपने मोलैरिटी निकाला इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, टाइट्रेशन के कंसेप्ट से, फिर इस मोलैरिटी को यहां यूज किया। मास और वॉल्यूम पता था, 100 ml वॉल्यूम और 0.7 ग्राम मास, इससे इसका मोलर मास निकाल लिया। और मोलर मास निकलने के बाद x का वैल्यू जैसे पीछे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लिया,
ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन और जितना दिखाई दे रहा है उतना सोल्यूशन नोट करिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करिए। इसके आगे ये नोट करिए, उसके बाद ये नोट करिए, और लास्ट में ये नोट कर लीजिए। बच्चों ये हो गया यहाँ पर टाइट्रेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमने पहले नाम लिखा था आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिएगा। आयोडोमेट्री क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन से निकलने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे किसी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन। और आयोडीमेट्री अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आयोडीन से किसी का डायरेक्टली टाइट्रेशन करना। आयोडीन से किसी एनालाइट का टाइट्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ जरा समझते हैं ध्यान से, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन कराया, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर लिया, कॉपर 2+ का रिएक्शन I- के साथ कराया, तो यहां पर ये Cu2I2 बनाएगा और I2 लिबरेट करेगा। जरा ध्यान समझिएगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो Cu2+ तो 2 Cu और 4 I-, तो Cu2I2 + I2। जरा इस रिएक्शन में देखिए, कॉपर +2 से +1 में रिड्यूस हो गया और I-1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो गया। ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब ये जो आयोडीन लिबरेट हुआ है इसका हम टाइट्रेशन करेंगे। और आपको पता है जब हम टाइट्रेशन आयोडीन का कर रहे होते हैं तो I2 नहीं लेते, वहां पर उसको Ki3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये अंडरस्टूड है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो यहां से आयोडीन लिबरेट हुआ है I2, या फिर हो सकता है इसको I3- में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग उस बात को भी कंसिडर करते हुए चलेंगे। I2 या फिर कह देंगे I3-। तो I3- यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये I2 हो जाएगा, या फिर प्रिसाइजली कहें तो I3- हो जाएगा। ये I3- कहां से होगा, ये मोर करेक्ट होगा I3-। I3- कहां से आएगा, ये हमने I- लिया ना, ये I- एक्सेस में ले लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा I- बचा होगा वो I2 से रिएक्शन करके I3- बना लेगा। हम पहले डिस्कस कर चुके कि हम I2 को I3- में बदल देते हैं। जैसे हमने Ki से रिएक्शन कराया था I2 का और Ki3 बनाया था, जिससे क्या होता है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यहां पर भी वही बात है, I3- इज मोर करेक्ट, I2 इज लेस करेक्ट। आयोडीन का या फिर I3- का जब भी टाइट्रेशन करना होता है तो यहां पर हम S2O3 2- हाइपो सोल्यूशन लेते हैं।
इसका हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा आयोडीन का टाइट्रेशन जब भी करना हो तो H2O3 लिया जाएगा। इससे क्या होगा, ये I2 I माइनस में रिड्यूस हो जाएगा और H2O3 S4O6 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे, तो देखिएगा ध्यान से H2O3, तो 2 सल्फर, यहां पर एक H2O3 में 2 सल्फर इंटू 2, तो 4 सल्फर S4 हो गया, 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 माइनस हो गया और I2 यहां पर I माइनस में चला गया। क्लियर हुआ। अगर ये I3 होता तो क्या होता, इस I3 को ऐसा समझ सकते हैं, इस I3 को आप ऐसे समझ सकते हैं, I3 को समझ सकते हैं I2 एंड I माइनस। तो क्या हुआ, ये I2 चला गया I माइनस में, तो 2I माइनस हो गया और जो ये I माइनस पहले था वो अभी भी रह गया। कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं आप, अगर I3 के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो। I3 के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो क्या बोलेंगे, I3 माइनस को समझ लीजिए I2 एंड I माइनस, तो I2 2I माइनस में चला गया और इस I माइनस में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर I2 0 से -1 में गया, रिड्यूस हो गया, अब बदले में H2O3 S4O6 में ऑक्सीडाइज हो गया। यहां पर हम करेंगे क्या, हम ये जब टाइट्रेशन करेंगे तो ये H2O3 की मदद से इस आयोडीन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, इस आयोडीन की मदद से पीछे कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। इसको एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि H2O3 का पता चला कि 4 मोल कंज्यूम हुआ, तो 2 इसका तो 1 इसका आयोडीन का, अगर इसका 4 मोल तो इसका 2 मोल, तो आयोडीन का 2 मोल कंज्यूम हुआ होगा, तो यहाँ पर 2 मोल हो गया होगा, रहा होगा। अब पीछे जाइए, आप क्या देखेंगे, 2 कॉपर 2+ होने पर 1 आयोडीन, या कहें 1 आयोडीन के लिए 2 कॉपर 2+, तो 2 मोल के लिए 4 मोल कॉपर 2+। इस तरीके से हम कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन पता कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन किया हाइपो सोल्यूशन से, इसलिए इसको आयोडोमेट्री बोला। मैंने सिंपल सा कहानी क्या बताया, किसी भी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन आयोडोमेट्री कहलाएगा। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, किसी भी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन। तो यहां पर 2 स्टेप होंगे। कैसे भाई, एक रिएक्शन, एक स्टेप में किसी रिएक्शन से आयोडीन निकलेगा और दूसरे स्टेप में उस निकलने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन होगा। तो यहां पर 2 स्टेप्स की बात होगी, 2 स्टेप होंगे, 2 ऐसा 2 लिख रहा हूं जानबूझ के, ऐसा 2 स्टेप्स होंगे। क्लियर हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे, आयोडो, जब हम आयोडो बोलते हैं, आयोडोमेट्री, आयोडो 2, यहां पर 2 स्टेप्स होंगे। तो 2 स्टेप्स होंगे, मतलब 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 स्टेप एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कोई एक रिएक्शन होगा, उससे आयोडीन निकलेगा, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, उस निकलने वाले आयोडीन का हम हाइपो सोल्यूशन से टाइट्रेशन करेंगे। तो 2 स्टेप हो गए कि नहीं हो गए। इस तरीके से आप आयोडोमेट्री को समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 3 स्टेप भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि किसी रिएक्शन में ही आयोडीन 2 स्टेप में बाहर निकलता हो, तो उस रिएक्शन के 2 स्टेप हो गए जिससे आयोडीन निकला और फिर उस आयोडीन का टाइट्रेशन किया। बट जिस रिएक्शन से आयोडीन निकला वो 1 स्टेप में निकला, 2 में निकला, 3 में निकला, उसको हम 1 स्टेप समझ लेते हैं। तो 1 स्टेप हो गया जिसमें आयोडीन बाहर निकला और दूसरा स्टेप हो गया जिसमें हमने उस बाहर निकलने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन किया। देखिए, किसी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन, तो किसी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन, किसी रिएक्शन से लिबरेट होने वाला आयोडीन पहला स्टेप का टाइट्रेशन दूसरा स्टेप, आयोडो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। दूसरी तरफ है हमारे पास आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री, इसमें क्या होगा, आयोडीन से डायरेक्टली किसी का टाइट्रेशन कर लिया जाएगा, तो एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आयोडीन ले लिया और कोई एनालाइट लिया, दोनों का रिएक्शन करा दिया। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयोडीन रिड्यूस हो गया I माइनस में, आयोडीन रिड्यूस हो गया I माइनस में,
और एनालाइट ऑक्सीडाइज हो गया। तो लिख देते हैं ऑक्सीडाइज्ड एनालाइट। इसमें जरा देखिए आयोडीन I- में रिड्यूस हो गया और एनालाइट ऑक्सीडाइज हो गया। तो आयोडीन से डायरेक्टली किसी को टाइट्रेट कर लिया तो इसको कहेंगे आयोडीमेट्री, और किसी रिएक्शन से निकल तो इसमें कितना स्टेप होगा, 1 स्टेप होगा, एक स्टेप होगा, इसमें एक स्टेप होगा। और आयोडोमेट्री में 2 स्टेप्स होंगे। तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो हम कैसे याद रखेंगे, मैंने क्या बताया, कैसे ध्यान रखेंगे, आयोडोमेट्री आयोडोमेट्री दो मतलब दो स्टेप्स होंगे। तो आयोडोमेट्री याद है तो आयोडोमेट्री अपने आप समझ में आ जाता है। अब खुद कभी क्योंकि होता है कि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं आता, क्वेश्चन कुछ 3-4 क्वेश्चन ही फिक्स है। क्या बोलेगा, एक रिएक्शन हुआ, उससे आयोडीन निकला, उस आयोडीन को हमने हाइपो के साथ टाइट्रेशन किया, ये क्या है, आंसर है आयोडोमेट्री है। एक क्वेश्चन पूछा किसी भी एनालाइट का हमने आयोडीन से टाइट्रेशन डायरेक्टली कर लिया, वो क्या है, आप बोलेंगे सर ये आयोडीमेट्री है। फिर क्वेश्चन हो जाएगा आयोडीन का टाइट्रेशन करना होता है तो क्या करते हैं, उसको Ki3 में बदल देते हैं या I3- में बदल देते हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, पुरानी कहानी। तीसरा, आयोडीन का टाइट्रेशन करना होता है तो इंडिकेटर क्या यूज होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, इंडिकेटर यूज होता है स्टार्च, वो भी पुरानी कहानी है। कलर क्या होता है, ब्लू, क्यों होता है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स के कारण या फिर स्टार्च I3- कॉम्प्लेक्स के कारण। फिर पूछेगा आयोडीन का टाइट्रेशन करने के लिए क्या यूज होता है, तो आंसर करेंगे स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिएगा। एक तरफ लिखिएगा आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, ऐसे लिख लीजिए, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। फिर आयोडोमेट्री में लिख लीजिएगा किसी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन, किसी रिएक्शन से लिबरेट होने वाले आयोडीन का टाइट्रेशन। और आयोडीमेट्री में लिख लीजिएगा आयोडीन से किसी एनालाइट का टाइट्रेशन, आयोडीन से किसी एनालाइट का टाइट्रेशन। फिर आयोडोमेट्री के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2 स्टेप्स और आयोडोमेट्री में लिख लीजिएगा 1 स्टेप। ये लिख लीजिए साइड में, आयोडोमेट्री 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये पार्ट नोट कर लीजिए, आयोडोमेट्री में ये रिएक्शन, ये लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको I2 और I3- में से चूज करना हो तो I3- विल बी मोर करेक्ट। पहले ऐसा करिए, आयोडोमेट्री वाला रिएक्शन मैं दिखा देता हूं। आयोडोमेट्री में ये रिएक्शन नोट कर लीजिए जो दिख रहा है आपको, आयोडोमेट्री की तरफ ये रिएक्शन लिख लीजिए पहले। आयोडोमेट्री की तरफ ये रिएक्शन लिख लीजिए पहले, वीडियो पॉज करके नोट करिए। फिर उसके बाद आयोडीमेट्री की तरफ, आयोडीमेट्री की तरफ ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए, आयोडीमेट्री की तरफ ये रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। देखिए जब भी वेपर डेंसिटी की बात आए
तो एक बात समझ लीजिएगा, वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, लिखिएगा जल्दी से हेडिंग, वेपर डेंसिटी ब्रैकेट में V डॉट D डॉट लिख लीजिएगा, वेपर डेंसिटी। पॉइंट नोट करिएगा, डेंसिटी ऑफ वेपर, पॉइंट नोट करिए, डेंसिटी ऑफ वेपर और गैस और गैसियस मिक्सचर with respect to the density of hydrogen, with respect to the density of H2 gas, hydrogen gas, is called vapor density, is called vapor density. Density of vapor or gas or gaseous mixture with respect to the density of hydrogen gas is called vapor density. या ऐसा भी कह सकते हैं, density of vapor or gas or gaseous mixture relative to the density of hydrogen gas is called vapor density. होता क्या एक्चुअल में, हाइड्रोजन के रेफरेंस से किसी भी गैस का या गैसियस मिक्सचर का या फिर वेपर का डेंसिटी जो रहता है उसी को वेपर डेंसिटी कहते हैं। इसको अगर डिफाइन करना तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, मतलब जो भी गैस दिया गया हो उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी क्या कहलाएगा, वेपर डेंसिटी। तो आप इससे कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, इसका कोई यूनिट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, सीधी सी बात है, ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यूनिटलेस हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी। सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब देखिए, इसको आगे अगर सॉल्व करना हो तो ऐसा लिखा जाए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यहां पर मान लीजिए हमको डेंसिटी ऐसा रिलेटिवली सॉल्व करना हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, मास की जगह हमें मोलर मास यूज कर लिया जाता है तो हम लिख देंगे मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखना होगा तो लिख देंगे मोलर मास ऑफ H2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, वेपर डेंसिटी के लिए हमारे पास बचेगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया जो हमको बहुत काम आएगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं, मोलर मास भी तो निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वेपर डेंसिटी। इस फॉर्मूला से आप ये भी कह सकते हैं कि मोलर मास किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी का डबल होगा। ये वेपर डेंसिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिखा सकता था जो जनरली बुक्स में लिखा होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। हर एक बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया कि वेपर डेंसिटी एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में के रिस्पेक्ट में किसी भी वेपर या गैस या गैसेस मिक्सचर का डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, फिर उसी को आगे सॉल्व किया तो हमको मिला मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन का मोलर मास रख दिया। मैंने डायरेक्टली वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई 2 ये फॉर्मूला नहीं लिखाया। जनरली बच्चे यही रट्टा मार लेते, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाई हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? मान लीजिए होता तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मान लीजिए एग्जामिनर ने बोला वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम, तो यहाँ पर मोलर मास हीलियम का रखना पड़ेगा ना, जो कि कितना होता है 4। तो वेपर डेंसिटी का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mw/4 हो जाएगा।
मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। मीथेन क्या होता है फॉर्मूला मीथेन का, CH4। क्या होता है फॉर्मूला, CH4। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12 + 4 16। तब वेपर डेंसिटी का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा mW/16। तो अगर एग्जामिनर ने कोई ऐसी कंडीशन पुट कर दी जो कि हाइड्रोजन से अलग हो, जैसे कि मीथेन, जैसे कि हीलियम या फिर कुछ और, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जिस भी गैस के रिस्पेक्ट बोलेगा उसका मास लिखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, जो 2 है एक्चुअल में क्या है, दिस 2 इज, कोई पूछे 2 क्या है तो आपको पता होना चाहिए जो 2 है ये क्या है, मोलर मास ऑफ H2। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ने अगर H2 की जगह में O2 बोल दिया, N2 बोल दिया या कुछ और मीथेन बोल दिया, हीलियम बोल दिया, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमको उस बात के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, ये बात है इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। चलिए अब जल्दी से यहाँ पर पहले आपने पॉइंट तो नोट ही कर लिया है, जल्दी से ये नोट करिए ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लिखिएगा जल्दी से, जो दिख रहा है उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद ये भी नोट कर लीजिए लास्ट में, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वीडियो पॉज करके नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया A gaseous mixture contain 8 ग्राम of oxygen and 14 ग्राम of nitrogen. Calculate molar mass of mixture, vapor density of mixture. देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछो तो कोई बता देगा। मोलर मास ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी पूछा तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 2, नाइट्रोजन का वेपर डेंसिटी पूछा तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, वो तो कोई भी कर लेगा। बट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ए गैसेस मिक्सचर कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे उसके बाद। देखिए बोला गया है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक गैसियस मिक्सचर है। यहाँ पर ये कितना ग्राम है, 8 ग्राम है, और ये कितना ग्राम है, 14 ग्राम है। फिर बोला कि इसका मोलर मास बताइए और इसका वेपर डेंसिटी बताइए। सीधी से मोलर मास निकाल लेंगे तो वेपर डेंसिटी तो सॉल्व कर ही लेंगे, डिवाइड बाई 2 करना है, बस काम खत्म। तो देखिए 8 ग्राम है ऑक्सीजन, मतलब मोल कितना है 8 बाई, थोड़ा मैं दूर दूर लिखता हूं, 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ध्यान रखिएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम। तो मैं मोल सॉल्व कर लेता हूं, 8 बाई 32, 8 बाई 32 मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा 1 बाई 4। 1 बाई 4 मोल क्या है ऑक्सीजन, और यहां पर लिख लेते 14 बाई 28, इसका मोलर मास N2 का कितना 28, कितना हो जाएगा 1 बाई 2 मोल। ये हो गया, तो टोटल मोल कितना हो गया 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, टोटल मोल कितना हो गया 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 0.25 और ये 0.5, तो 0.75 मोल हो गया, ये टोटल मोल हो गया, या फिर इसको 3/4 भी आप कह सकते हैं। और टोटल मास कितना हुआ 8 प्लस 14, वो भी लिख देता हूं। टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास कितना हुआ 8 प्लस 14, 8 प्लस 14 इज इक्वल टू 22 ग्राम। 8 प्लस 14 22 ग्राम, ये हो गया यहाँ पर टोटल मास।
अब हमें क्या पता करना है, मोलर मास पता करना है। फर्स्ट में मोलर मास सॉल्व करना है। तो मोलर मास मतलब क्या, मैंने एक तरीका बताया था। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, याद है कुछ ऐसा? तो हम लोग इसी बेसिस सॉल्व करेंगे। हम लोग बोलेंगे 0.75 मोल का मास कितना है, 22 ग्राम है। तो एक मोल का मास कितना आएगा, एक मोल का मास आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 0.75, इतने ग्राम आ जाएगा। और एक मोल का जो मास आएगा ये कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 3/4, तो 4 ऊपर चला गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 हो गया, 7 इंटू 4 अप्रॉक्सीमेटली 28 हो गया, ठीक है ना। 28 से थोड़ा ज़्यादा 29 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 29 ग्राम। ये जो आया एक मोल का मास आया, दिस इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। तो मोलर मास सॉल्व हो गया। अब दूसरा पूछा था वेपर डेंसिटी, दूसरा पूछा था वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई 2, मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली कितना है 29 डिवाइड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 29 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 14.5। ये वेपर डेंसिटी सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हमने क्या सीखा था, जो मोलर मास का कंसेप्ट है वो सिर्फ सिंगल के लिए नहीं होता, मोलर मास का कंसेप्ट मिक्सचर के लिए भी होता है। तो हमने वही कंसेप्ट लगाया। देखिएगा ध्यान से, आपसे बोला कि 8 ग्राम ऑक्सीजन था। अब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 14 ग्राम नाइट्रोजन था, इसका मोलर मास बताइए। तो 8 प्लस 14 टोटल 22 ग्राम हो गया, ये काम खत्म। 22 ग्राम किसका हुआ, 8/32, भाई O2 का मोलर मास 32, तो 8/32 1/4 मोल ऑक्सीजन और 14/28, 14 मास था ना इसका, तो 14/28 मास अपॉन मोलर मास 1/2 मोल नाइट्रोजन। तो कितना हो गया टोटल, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1/4 कितना 0.25 और 1/2 कितना 0.5, तो टोटल मोल कितना हो गया 0.75, टोटल मोल कितना हो गया 0.75। और टोटल मास कितना था 8 प्लस 14 22। अब आपने क्या बोला कि 0.75 मोल मिक्सचर के अंदर है, उसका मास है 22 ग्राम, लेकिन मोलर मास तो एक मोल का मास होता है। तो आप बोलेंगे 0.75 मोल का मास है 22, तो एक मोल का मास कितना आएगा 22 अपॉन 0.75। एक मोल का जो मास आया वही क्या हुआ, मोलर मास हुआ। एक मोल का जो मास आया वही क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अब मोलर मास बाई 2 कर दिया तो वेपर डेंसिटी आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन का पर्पज आप समझ चुके होंगे कि हमको मिक्सचर का भी मोलर मास और मिक्सचर का भी वेपर डेंसिटी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करिए, पहले सिर्फ क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद सॉल्यूशन नोट करिए, जितना दिखाई दे रहा है उतना सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे का सॉल्यूशन, और अब लास्ट में वीडियो पॉज करके ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर इज 0.0009 ग्राम पर सीसी। यहां पर मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं, एट STP। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं। बोला गया है डेंसिटी
ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू कितना 0.0009 ग्राम पर cc। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 ml, cc मतलब क्या होता है, ml होता है, 1 ml गैसियस मिक्सचर का 1 ml गैसियस मिक्सचर का मास कितना है 0.0009 ग्राम है। लेकिन वेपर डेंसिटी पूछा है, तो वेपर डेंसिटी पूछा है तो हमको मोलर मास सॉल्व करना पड़ेगा। वेपर डेंसिटी पूछा है तो मोलर मास सॉल्व करना पड़ेगा। और मोलर मास किसका मास होता है, 1 मोल का मास होता है। और अगर STP पर 1 मोल गैस हो तो कितना वॉल्यूम 22,400 ml। हम लोग लिख सकते हैं कि 22,400 ml गैस मिक्सचर STP पर है ना। इसका मतलब क्या हुआ 1 मोल गैस मिक्सचर एट STP। इसका मास कितना आएगा 0.0009 इंटू 22,400, इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 ऐसा लिख देता हूं इसको मैं 0.9 इंटू, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 9 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 22,400, 10 व -4 तो 1 2 3 4 2.24 हो जाएगा। और इसको 10 पकड़ लो तो अप्रोक्सीमेटली 22 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 22 ग्राम। ये किसका मास आया, ये 1 मोल का मास आया। ये क्या हो गया मोलर मास, मोलर मास ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं मैं। ये सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं मोलर मास के लिए, यहाँ वेपर डेंसिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर हम इसके आगे वेपर डेंसिटी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, कुछ नहीं बोला तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा, मोलर मास बाई 2। तो वेपर डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली कितना, मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 22 आया डिवाइड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 11। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान समझ लीजिए। आपको क्या दिया कि गैसियस मिक्सचर है STP पर, उसका डेंसिटी 0.0009 ग्राम पर cc। cc मतलब होता है ml, तो हो गया ग्राम पर ml। इसका मतलब 1 ml गैसियस मिक्सचर का मास हो गया 0.0009 ग्राम। लेकिन आपको वेपर डेंसिटी पता करना है। वेपर डेंसिटी के लिए मोलर मास सॉल्व करना पड़ेगा, और मोलर मास के लिए मैंने क्या सीखा है 1 मोल का मास। अब 1 मोल गैस मिक्सचर हो STP पर तो कितना वॉल्यूम लिया जाता है 22,400 ml। तो आप बोलेंगे 1 ml का मास कितना 0.0009 ग्राम। तो 1 मोल गैसेस मिक्सचर मतलब 22,400 ml गैसेस मिक्सचर का मास कितना 0.0009 इंटू 22,400 ग्राम। इसको सॉल्व किया अप्रॉक्सीमेटली 22 आया। ये 1 मोल गैसेस मिक्सचर का मास आ गया। 1 मोल का मास, चाहे वो मिक्सचर हो चाहे वो सिंगल एंटिटी हो, उसका मास मोलर मास कहलाता है। मोलर मास बाय 2 कर दिया, वेपर डेंसिटी आ गया। ये एक इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम पहले सीख चुके हैं, कंसेप्ट उसी पर बेस्ड है। पहले जल्दी से जितना क्वेश्चन और सोल्यूशन दिखाई दे रहा है वीडियो पॉज करके उतना नोट करिए। वीडियो पॉज करके जितना क्वेश्चन और सोल्यूशन दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको भी नोट कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके नोट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ वेपर डेंसिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर द मिक्सचर ऑफ O2 एंड CO2। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ ऑप्शंस दिए गए आपको, O2 CO2, सिर्फ O2 हो तो मोलर मास कितना 32 ग्राम पर मोल, और सिर्फ CO2 की बात हो तो मोलर मास कितना 12 + 32 44 ग्राम पर मोल, यही होगा। तो मिक्सचर के मोलर मास की बात करें तो मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर 32 से 44 के बीच में होगा। एक और बात यहां पर, वेपर डेंसिटी की बात करें, अगर वेपर डेंसिटी की बात करें तो सिर्फ O2 होने पर वेपर डेंसिटी कितना 32/2 16, और सिर्फ CO2 होने पर वेपर डेंसिटी कितना 44/2 कितना 22। अब आगे की बात करते हैं, तो इसके बेसिस हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस मिक्सचर के लिए, इन दोनों से बनने वाले मिक्सचर के लिए मोलर मास क्या हो सकता है 32 से 44 के बीच में रहेगा, 32 से 44 के बीच में रहेगा, या ऐसे लिख देता हूं दूसरे तरीके से, इस मिक्सचर के लिए 32 से लेके 44 इसके बीच में क्या आएगा, इस मिक्सचर का मोलर मास आएगा। और वेपर डेंसिटी की बात करें तो 16 से लेके 22 इसके बीच में क्या आएगा, इसका वेपर डेंसिटी आएगा। ये बात हो गई किसकी, मिक्सचर की। ये हो गया यहां पर कौन, मिक्सचर ऑफ O2 एंड ये यहां पर हो गया मिक्सचर ऑफ O2 एंड CO2। तो मतलब वेपर डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 16 से ज्यादा और 22 से कम। अब जरा ऑप्शन देखिए, 22 से आगे चला गया, नहीं पॉसिबल है। 17 19 21, 17 19 और 21 ये दोनों 16, तीनों 16 और 22 के बीच में है। तो कौन सा आंसर नहीं पॉसिबल, मतलब कौन सा वेपर डेंसिटी का वैल्यू नहीं पॉसिबल है, 23। तो यहां पर आंसर कहेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 23। यहां पर हम आंसर कह देंगे, इसके बेसिस पर आंसर कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन, और क्या बोल देंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 23 इज नॉट पॉसिबल। बहुत बार क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। O2 CO2 का मिक्सचर दिया, अब आप खुद सोचिए, इसका मास, मोलर मास 32 से 44 की रेंज में आएगा, 32 से 44 के बीच में आएगा, और वेपर डेंसिटी 16 से 22 की रेंज में आएगा। तो कोई भी वेपर डेंसिटी का ऐसा डेटा जो 16 से ज़्यादा और 22 से कम हो, वो इस मिक्सचर के लिए पॉसिबल है, वेपर डेंसिटी के लिए। और कोई भी ऐसा डेटा जो 32 और 44 के बीच में कहीं भी हो, 32 से ज़्यादा 44 से कम हो, वो मोलर मास के लिए पॉसिबल है। इसके बाहर की रेंज में मोलर मास या वेपर डेंसिटी का डेटा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास जो टर्म है वो मिक्सचर के लिए भी डिफाइन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए पहले आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों नोट करिए। ठीक है, इसके बाद ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा।
मास ऑफ 1120 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब बता देता हूं मैं। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, इस नाम का मतलब हुआ मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, O3 प्लस O2। ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इस नाम का मतलब है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा साथ में। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब ऐसा ऑक्सीजन जो ओजोनाइज्ड है, ओजोन है उसके साथ। मास ऑफ 1120 ml ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 1.76 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों आपको सॉल्व करना है। इसके आगे का जो भी डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।